अब हम समझते हैं आपके जो निर्देशांक ज्यामिति है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम आज देखते हैं स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ढाल या प्रवणता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टॉपिक है अंतराल की ढाल या प्रवणता। तो सबसे पहले समझते हैं ये अंतराल क्या चीज होता है। अंतराल को हम लोग बोलते हैं इंटरवल। तो इंटरवल कहने का मतलब दो बिंदुओं के जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है, जिसको हम लोग एक लाइन रहता है, लाइन का जब पार में डिवाइड करते हैं इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट से ही होता है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पे हम अंतराल और इंग्लिश में इसका इंटरवल का वर्ड का यूज करेंगे। तो इंटरवल मतलब समझना दो बिंदु के बीच की दूरी की क्या कहलाती है, इंटरवल कहलाती है। तो हमको क्या करना है, दो बिंदु के बीच की दूरी ढाल प्रवणता निकालना है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। तो पहले मैं आप लोग को पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये आप पता है ये एक्स रेस होता है, ये वाई है, और ये अपना वाई रेस होता है। यहाँ हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, और सॉरी मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ए, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का मैं नाम दे दिया बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की क्या करना है, मुझे प्रवणता निकालनी है, ढाल निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं ढाल क्या चीज होता है, प्रवणता क्या चीज होता है। तो ढाल कहने का मतलब होता है स्लोप, जिसको आप लोग ढलान से समझते हैं ना, उसी प्रकार ढलान है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दो बिंदु दिया गया है, ए और बी दो पॉइंट्स है, इन पॉइंटों के बीच कितना ढलान है, कितना ये स्लोप है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ढलान और प्रवणता को पहले समझते हैं। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, मैंने थोड़ा उदाहरण से समझेंगे इसको। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको मैं आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक्स है, ये एक्स रेस है, ये वाई है और वाई रेस है। ये ग्राफ पेपर पे भी ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्री, तो स्वाभाविक सी बात है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे ही डिनोट करते हैं। तो ग्राफ पेपर के थ्रू ही समझिए कि क्या चीज होता है। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये मान लीजिए थोड़ा आकार थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, हालांकि छोटा दिख रहा है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि बड़ा आकार का। ठीक है, और ये कहीं पर ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, लाइन ये ओरिजिन से होते हुए ना, ओरिजिन से मूल बिंदु से ही क्या किया गया है, ऐसे स्लोपे बनाई गई है। ये या ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स लिया गया है, यहाँ पर लिया गया है, ये यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं 1, ये दे देते हैं 2, 3, ये 4, और यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर एक ढलान बनाई गई है, इसका नाम दे देते हैं 5। यानी ये मान सकते हैं 5 रेखाएं खींची गई है, या ऐसा समझते हैं ये 5 क्या है, पटरी है, मान के चलो कोई पटरी है। अब इस पे थोड़ा सा हम ये सोचते हैं। अब देखिए अगर इसमें ढलान की बात किया जाए, ध्यान दीजिए मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ ढलान। ठीक है, ये ढलान से ही रिलेटेड है, ढाल और प्रवणता। इसका मतलब ढलान होता है, जैसा आप समझते हैं, आप समझ पा रहे हैं, उसी तरह का ही होता है ये। ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, या तो इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अगर ढाल की बात किया जाए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब इसकी ढाल की हम बात करेंगे, ये हमारी लाइन फर्स्ट की, रेखा फर्स्ट की, तो आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस पर ये क्या बिल्कुल लगा हुआ है, और बिल्कुल क्या है, ये समतल हमारा, यानी इस पे कोई ढलान नहीं। मान लीजिए कोई वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, तो ये वस्तु क्या होगी, यहाँ पर ही स्थिर रहेगा जब तक इसमें कोई फोर्स ना डाले, क्योंकि ये ढलान नहीं है। अगर मान लीजिए यही वस्तु को मान लीजिए कोई, चलिए गेंद है, मान लीजिए आपका गेंद, ठीक है, इस गेंद को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, तो ये ढलान की वजह से क्या होगा, ये इधर इधर लुढ़कते लुढ़कते क्या होगा, हमारे ओरिजिन तक पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पर रखते हैं तब भी ये क्या ढलान है, ये ढूलते ढूलते ये क्या हो जाएगा, यहाँ ओरिजिन तक आ जाएगा। यहाँ भी ढलान है, यहाँ पर रखेंगे तो ये भी नीचे लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर रखते हैं तो ये तो बिल्कुल सीधे क्या हो जाएगा हमारे, चलो इधर बना देता हूँ अंदर, ये सीधा क्या हो जाएगा, हमारे ओरिजिन पर गिर जाएगा। ठीक है, अब बातों को समझिएगा। जब मैंने क्या किया, गेंद को यहाँ पर रखा तो ये नहीं ढुला, वहीं पर स्थिर रहा, लेकिन 4 मैंने ऐसे लाइंस लिए हैं या ऐसे ढलाई ली है जहां से क्या हो रहा है, गेंद को रखने पर ये नीचे की ओर क्या हो रहा है, ओरिजिन की ओर लुढ़कते लुढ़कते आ जा रहा है। अब थोड़ा सा आप सोचिए,
यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे समतल बना हुआ है, यहाँ पे लुढ़क रहा 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 है, बट इन सब में हम उनकी गति की कल्पना करते हैं। मान ले जाए कोई वस्तु को यहाँ पर रखता हूँ, कैसा वस्तु है, गोल वस्तु है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल लिया गेंद, ठीक है। एक गेंद को मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि गेंद क्या रहता है, गोल रहता है, और लुढ़कते लुढ़कते क्या हो जाता है, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लुढ़कने वाली चीज को रखते हैं, तभी तो पता चल गया कितना और ढलान है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो गेंद की स्पीड क्या होगी, स्पीड से यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से जब ढुलाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा और ऊपर है, मान इसकी ढलान थोड़ी तीव्र और तेज गति से ढुलेगा। यहाँ पे रखते हैं तो और तेज गति से ढुलेगा, और यहाँ पे जब रखेंगे अपने बॉल को, गेंद को, तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा, बहुत तीव्र गति से नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी अगर ढलान बात किया जाए तो सबसे ज्यादा है इन सबकी तुलना में। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने बताया अगर पॉइंट 1 पे रखा हुआ है तो ये ढूलेगा नहीं, स्थिर रहेगा, क्योंकि ये समतल है। पॉइंट 2 पे रखेंगे तो ये लुढ़केगा, पॉइंट 3 पे रहेंगे तब भी लुढ़केगा, 4 पे रखेंगे तब भी लुढ़केगा, 5 पे रखेंगे तब भी लुढ़केगा। लेकिन अगर इसकी गति कल्पना किया जाए तो पॉइंट 1 में तो, पॉइंट 2 में तो होगा ही नहीं, पॉइंट 2 में क्या होगी, 3 की तुलना में धीरे रहेगा, 4 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 की तुलना में धीरे रहेगा। अगर 5 की बात किया जाए तो 5 वाला जो है ये सबसे तीव्र गति से क्या होगा, यहाँ पे जब बॉल को रखेंगे तो तीव्र गति से क्या होगा, ओरिजिन पर आएगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हुई, ढलाने हुई। चलिए थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये क्या है, चूंकि इसको हम लोग कोऑर्डिनेट पे ही बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है अपना, ये क्या है, एक्स डेस एक्सिस है, और ये मान लीजिए वाई है, और ये वाई डेस एक्सिस है, यहाँ है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से क्या होती है, कुछ दूरी पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए ए ने एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर एक दीवार बना देता हूँ, समझिएगा बातों को, दीवार बिल्कुल सीधा रहता है। मैंने क्या किया, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट एन ले लिया, ठीक है। और कितना डिस्टेंस पर अगर बोला जाए तो इस डिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं। मैं मानता हूँ एक्स डिस्टेंस पर क्या किए हैं, ओरिजिन के एक्स डिस्टेंस पर एक दीवार खड़ी कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, पटरी बनाया हुआ, ठीक है ना, पटरी, 3 पटरी बना दिया है। देखिए ये तिरछी 3 पटरी बना दिया है, इसको है समझ सकते हैं घिसल पट्टी जो होता है, फिसलने वाला जो फिसल पट्टी होता है, उसी तरह के मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 3 पट्टी बना दिया, ठीक है। अब ये दीवार इसलिए मैं बोल दिया क्योंकि ये मतलब इनका जो डिस्टेंस रहेगा, ये कैसा दीवार लिया हूं मैं, जो क्या है, ये जो अगर एन है, अगर मैं इसको एम दे दूं तो ये जो ओ से वाई और एन से अगर एम देखा जाए तो ये पूरे क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए पैरेलल बोल रहे हैं क्योंकि इनका अगर बीच का डिस्टेंस सेम रहे बट इनकी जो ढलान कम ज्यादा रहे, तब की स्थिति में क्या परिवर्तन हो सकता है उसको समझना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी मैंने ढलान लिए हैं, 3 प्रकार के ढलान लिए हुए हैं, 3 प्रकार के, ये मान लो चलो मैंने पटरी लिया है, फिसलने वाला फिसल पट्टी लिया हुआ है, ठीक है, जैसे फिसलने का जो होता है उसमें, तो मैंने 3 पट्टी यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। और इनकी जो बीच का जो डिस्टेंस है वो सभी में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों के बीच में है। ये क्या हो रहा है, सभी ओरिजिन से क्या हो रहे हैं, ये पटरी फिक्स किया गया है, और यहाँ पे मान ले, यहाँ पे क्या हुआ, पटरी फिक्स किया गया है। अब देखिए कोई वस्तु को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और कोई वस्तु को हमें मतलब यहाँ पे हम गोल वस्तु को रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए गेंद को ही रखते हैं, यहाँ पर गेंद हमने एग्जाम्पल लिया, तो गेंद को भी यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, गेंद को ही लेते हैं, बॉल को ही यहाँ से क्या करते हैं, लुढ़काते हैं, तो आप देख पा रहे हैं बॉल लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आ जाएगा ओरिजिन के पास, यहाँ भी रखेंगे तब भी यहाँ बॉल क्या हो जाएगा, लुढ़कते लुढ़कते ओरिजिन में आ जाएगा। यहाँ रखेंगे बॉल को तो छोड़ देंगे, रखने पर ही ना, रखने के बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये लुढ़कते लुढ़कते अपने ओरिजिन तक आ जाएंगे। लेकिन हम जब इस गेंद को तीनों स्थान पर, ये मान लीजिए इसको ए दे दूं, इसको नाम बी दे दूं और इसको नाम सी दे दूं, ए बी सी 3 स्थाने हैं, तीनों स्थाने पे क्या हुआ, पटरी रखी गई है, तिरछी पटरी ओरिजिन से टिकाकर, ठीक है। और हमें इस बॉल को क्या करना है, यहाँ पे रख के इसको लुढ़कने देना है, छोड़ देना है, तो हम इनकी गति की कल्पना करेंगे तो हम देख पा रहे हैं, अगर ओ से ए की पटरी की बात किया जाए तो ये थोड़ा कम ढलान है, ओ से बी की पटरी की बात किया जाए तो इससे अपेक्षा ज्यादा ढलान है, और ओ से सी की पटरी की बात किया जाए
तो इन दोनों की तुलना में ये सबसे और ज़्यादा ढलान है, यानी ये सबसे तीव्र गति से कहाँ पर बॉल लुढ़केगा, तो ये पॉइंट सी से जब छोड़ेंगे, ये ओ सी वाले जब पटरी पर जब बॉल को ढुलाएंगे तब ये क्या होगा, तीव्र गति से ढुलेगा। ठीक है, तीव्र गति से आगे आएगा। ठीक है, तो अगर इसकी ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, इनकी जो ढूलने की, जो लुढ़कने की, गेंद की लुढ़कने की जो गति है वह क्या होती है, इसकी हाइट पे डिपेंड करता है। अगर मान लिया जाए इनके बीच का अगर डिस्टेंस इक्वल रहे, ठीक है, और कोई पटरी बिछा दी जाए, क्या बोलो बात को समझना, दो अगर लाइन ले लिया जाए, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया जाए और उस पॉइंट से अगर पटरियां बनाई जाए तो सबसे ज्यादा किस पटरी में लुढ़केगी, तो इसका जवाब ये है कि जो सबसे ज्यादा जो ऊंचाई में होगा, देखिए एक ही पॉइंट से चलेगा, राइट से जो सबसे ज्यादा ऊंचाई में होगा उसी पटरी में क्या होगा, सबसे तीव्र गति से ढुलेगा। कब, स्थिति को समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। एक दो पैरेलल लाइन ले जाए और एक पॉइंट ले लिया जाए, उस पॉइंट से क्या किया जाए, जो सामने वाली जो साइड है उस पर क्या किया जाए, अगर स्लोप बनाया जाए और एक ही पॉइंट से बनाना है, तो जो सबसे ज्यादा ऊंचा रहेगा उसमें से क्या होगा, कोई वस्तु को जब लुढ़काएंगे तो सबसे तीव्र गति से क्या होगा, वो अपने ओरिजिन पॉइंट तक पहुंचेगा। यानी क्या हो रहा है, ये जो लुढ़कने की जो गति है ये क्या हो रहा है, इसके हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी हाइट में रखी गई है इधर। ठीक है, ये इसका पॉइंट सेम रहेगा, एक पॉइंट, क्योंकि दो छोर होते हैं किसी पटरी की, तो फर्स्ट वाला छोर क्या रहेगा, एक ही रहेगा सभी के लिए, सेकेंड वाले छोर में डिफरेंस रहेगा, तो जो सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा उसी में से क्या होगा, गेंद तीव्र गति से लुढ़केगा। तो मान लेते हैं इसकी जो हाइट है ये वाला, ये आपका y है, और चूंकि इनका जो डिस्टेंस है, दो जो साइड रखे गए हैं या बोल दिया जाए दो दीवार रखे गए हैं, उन दीवारों के जो बीच का डिस्टेंस है वो सभी के लिए क्या इक्वल है, एक सा है, और हाइट क्या है इसमें चेंजेस है, समझिएगा। जैसे मान लिया जाए ओ से ये इसकी जो हाइट है ये मैं ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, और पॉइंट ए से बी की जो हाइट है, देखिए बना रहा हूँ यहाँ पे, इसकी हाइट कितनी 10 हो गई, और ए से ले रहा हूँ, ये जो बी तक का है इसकी हाइट मान लो 15 ले लेता हूँ, और सी तक का अगर मान लिया जाए हाइट में 20 मीटर में ले लेता हूँ। ठीक है, सभी का मीटर में। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो ओरिजिन से एम की जो पॉइंट है, माने पहले दीवार और दूसरे दीवार का जो डिस्टेंस है, इसको मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी के लिए इक्वल, सभी के लिए वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम समझ सकते हैं, ये देखिए अगर 20 डिवाइड बाई 5 किया जाए तो आपको कितना मिलता है, 4 मिलेगा। ये पूरे ये वाला इसकी ये नहीं यहाँ पे लिया हो, ठीक है, ये जो सी वाला है ना, हाँ यहीं तक आएगा, ये सी वाले को 20 लिया हुआ हूँ, ये किसकी, ओ से सी की दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ओ से बी देखा जाए तो 10 बाई कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ओ से ए देखा जाए, सर इसको 15 लिया हूँ, और 10 बाई क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इनको हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उसका जो ढलान है वह सबसे ज़्यादा रहेगा। उसको हम ऐसे कैलकुलेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ढलान रहेगा उसमें जो जितना ज़्यादा, मान लीजिए एक पॉइंट से जो पटरी को रखते हैं, तो जो पटरी सबसे ऊपर टिकेगा दूसरे वाले पॉइंट पर, उसी का ढलान सबसे तीव्र होगा। उसको एक छोटा सा एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझ सकते हैं अपने समझने के लिए, कि इस तरह से देखिए यहाँ पर जब डिवाइड कर रहे हैं एक ही नंबर से तो क्या हो रहा है, जिसका ऊपर वाला बड़ा है उसका बड़ा आ रहा है, जिसका छोटा है उसका छोटा आ रहा है, जो सबसे छोटा है उसका क्या वैल्यू सबसे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर रखी हुई, जो इधर की एक पॉइंट पर रखी हुई दूसरे साइड पे रखी हुई वस्तु जितना ज्यादा होगा, उधर का हाइट जितना ज्यादा उठा रहेगा, उसकी ढुलने की जो रहेगा वो उतना ही तीव्र गति से उसमें क्या रहेगा, उसका ढलान उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था, ये ढलान ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसमें कितना गति से ढुलता है कोई वस्तु। ठीक है, अब इस पे हम
आपको जो दो पॉइंट दिया हुआ है, ढलान खाने का मतलब होता है ढाल है, और वही क्या चीज होता है, प्रवणता होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं आपको जो पॉइंट दी हुई है इसकी प्रवणता क्या होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा, इसकी हम जब चेक कर रहे थे तो हमने क्या किया था, y/x किया था, क्योंकि सभी में क्या था, x था। तो हमने इनकी जो y है, y यानी इनकी जो लंबाई है, उसको हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है उससे। अभी आपने देखा, और फिर हमने वैल्यू निकाली थी 3, और हमने पाया कि ऊपर वाले जिसकी ज्यादा वैल्यू थी उसका मान ज्यादा आ रहा था, और वही क्या होता, ज्यादा ढलान था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर एक बात निकलेगा, देखिएगा, ये हमारा पॉइंट दिया गया है ए। मान लेते हैं इस पॉइंट का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है x1 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसको ले लेता हूँ। देखिए, पहले तो इसको मिला देता हूँ दोनों को, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया है, एक ढलान बन गया है ये। अब इसकी हमें ढाल निकालनी है, प्रवणता निकालनी है, कितनी होगी। यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऐसा, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, और इसका हम नाम दे देते हैं c। ठीक है, इसकी जो a का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ को मैं x1 लिया, यहाँ को मैं लिया y1। इसकी अगर कोऑर्डिनेट बात किया जाए तो ये होगा x2 y2 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट को लिया x2 x अक्ष में, और यहाँ पर चूंकि थोड़ा ऊपर बना हुआ है तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर जो होगा इसको मैं लेता हूँ y2, तो इसका ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। ठीक है, अब देखिए, आप चाहें तो ऐसा इसको और बना सकते हैं, ऐसा अच्छे से समझने के लिए। इसका कोऑर्डिनेट यही होगा, ऐसे फिक्स यहाँ से शो करने के लिए आप ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ पर गया हुआ ऐसे करके। ठीक है, ये अब देखिए, अगर मैं इसकी अंतराल की बात करूं, ठीक है, अंतराल बोलता हूँ, ढाल की बात करूं, अंतराल ए बी। ठीक है, क्योंकि हमने ए बी दो पॉइंट लिए हैं, इनके बीच का ही हमको ढाल निकालना है, तो अंतराल ए बी की ढाल, और याद रखेंगे जो ढाल जो होगा यानी जो स्लोप होगा उसको हम लोग एम से स्लोप करेंगे, एम से क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए, चूंकि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ओरिजिन से वाई तक का एक ऊंचा, एक मान लीजिए दीवार है, और एक्स क्या बोलना चाहिए, x2 से b तक एक दीवार रखा हुआ है, और इनके बीच में ही क्या किया गया है, ये एक स्लोप बनाया गया है, ढाल बनाया गया है। ठीक है, अब चूंकि इसकी हमें ढाल निकालना है, यानी हम क्या करेंगे, इसके भी जो हाइट है, ये जो हाइट है और ये जो बेस है, तो हाइट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ये बेस, जिसमें ये क्या हुआ है, बेस कहने का मतलब ये है कि इसके जो समतल है उसकी डिस्टेंस को हाइट में क्या करेंगे, समतल के डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, यानी y बाई यहाँ पे क्या करेंगे, हम x करेंगे। ठीक है, अब समझिएगा बात को, m इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी m इक्वल बाद में लिखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू क्या होगा, हमारा क्या होगा, y की वैल्यू इसमें b से c होगा, ये, क्योंकि ये तो इससे एक्सिस से कनेक्ट नहीं है। अगर एक्सिस से कनेक्ट होता डायरेक्ट हम इस एक्सिस से लेके जाते, लेकिन ये एक्सिस क्या हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के उधर रखा हुआ है, तो चूंकि हाइट देखेंगे तो हाइट किसकी होती है, एक्सिस में हाइट हमारा वाई का होता है, और जो समतल कौन सा एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस समतल रहता है। तो यहाँ पर अगर इसका जो हाइट होगा ये वाई वाले फॉर्म में होगा, यानी बी से सी वाला जो होगा हाइट होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी जो ओरिजिन से अगर देखा जाए तो ये क्या चीज है, y2 है। ओरिजिन से इसका यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, और ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, y1 है। चूंकि हमें क्या करना है, सिर्फ ओनली इस बीच का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर y2 में इस y1 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस बीच का मिल जाएगा, यानी y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। उसी प्रकार x का देखिए, इस ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है c तक का, सॉरी c तक का नहीं लेना है, हाँ c तक का ही लेना है, हाँ इस पे दिया हुआ है ना, ये देखिए यहाँ तक आया हुआ, इस इतना तक अगर डिस्टेंस देखा जाए, क्योंकि ये पॉइंट बी रखा हुआ, इतना तक का डिस्टेंस है तो x2 है, और इतना तक का डिस्टेंस देखा जाए तो x1 है। चूंकि हमें इस बीच का डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x2 में माइनस x1 करना पड़ेगा।
ठीक, x2 माइनस क्या करना पड़ेगा, x1 करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y की जगह y2 माइनस y1 हो जाएगा और x2 माइनस x1 हो जाएगा। यानी यही क्या हो जाएगा, हमारा ढाल प्रवणता निकालने का सूत्र बन जाएगा कोई भी दिए गए अंतराल का। यहाँ पर हमने फार्मूला डिराइव कर लिया, इसको आप याद रखेंगे। किसी भी अंतराल का आपको दो अंतराल दिया रहेगा, यानी दो पॉइंट दिया रहेगा, उन दोनों पॉइंटों की बीच की डिस्टेंस निकालने, उन दोनों पॉइंटों की बीच का ढाल कितना वो स्लोप है, कितना वो झुका हुआ है, ठीक है ना, उसको निकालने का हमारा फार्मूला बनता है m इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं जब एंगल के फॉर्म में रहे तब। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा, तब की स्थिति में हम ऐसा निकालेंगे। मान लिया जाए आपको कोऑर्डिनेट ना देके एक्स एक्सिस से आपको एंगल दे दिया है, तब की स्थिति में देखिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें, एसीबी की बात करें, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, माने इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं मानता हूँ, यहाँ पे एक एंगल लेता हूँ थीटा, और इसके थ्रू हमें क्या करना है, इसमें थीटा के लिए निकालना है, एंगल के लिए निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये थीटा मानता हूँ, तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पे पहले लेट करते हैं, मानते हैं, ठीक है ना, माना जो आपका एंगल होगा, ठीक है, एक एंगल जो होगा ये वाला एंगल, उसको हम लोग लेते हैं थीटा। ठीक है, एंगल सी ए बी इक्वल को हम लोग मानते हैं थीटा, यहाँ इसको थीटा डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो y2 और y1 को जो वैल्यू होगा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, y2 और y1 की जो वैल्यू है वो क्या चीज है, b और c का डिस्टेंस है, यानी y2 y1 की जगह हम रख सकते हैं bc, और x2 और x1 का जो डिस्टेंस है, देखिए x2 में हमने x1 माइनस किया, माने इतना, तो क्या है, a से c का डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि b से c जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और b से c परपेंडिकुलर है, और ए से बी, देखिए ये वाला भी में कंफ्यूज मत हो जाए, ये बी मतलब ये बेस है। ठीक है, और पॉइंट बी के लिए लिया गया है, तो ए से सी जो है ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यानी आपको बता दूं, जो परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं लंब, और बेस मीन्स आप लोग को आधार होता है, और हाइपोटेनस में लिख दिया हूं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, आप याद रखिएगा, हिंदी नाम बताना भूल गया था। तो यानी इसका कहने का मतलब लंब बटा आधार किसका होता है, त्रिकोणमिति में लंब बटा आधार होता है आपका टेन थीटा का क्या होता है, फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमारा क्या एंगल थीटा है, तो इस थीटा के लिए भी हम, इस थीटा के लिए टेन थीटा लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। यानी आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारी प्रवणता है ए, वो क्या होता है, टेन थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी हमने अपनी यहाँ पर प्रवणता के लिए, स्लोप के लिए, या बोलते हैं जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ढाल के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर दो फार्मूला डिराइव कर दिया है, ये फार्मूला नंबर 1 और ये फार्मूला नंबर 2। ठीक है, तो आप इन्हीं दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूला है आगे चल के बहुत यूज होने वाली है, और इन्हीं दोनों फार्मूला के थ्रू हमें क्या होगा, एक्सरसाइज के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी इसको डेफिनेशन को समझते हैं कि इसकी कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं किसी रेखा द्वारा, पहले हम देखिए थीटा को समझते हैं, तो आप देख पा रहे हैं अगर इस एक्स थीटा हमारा क्या है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थीटा बना हुआ है, जो सी इधर है, ये ए है, और ये आपका क्या है, बी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होती है, इस तरह से बनता है, और ये वाला जो समतल लाइन होता है एक्स होता है, और ये वाला जो ऊपर जो जाता लाइन क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो अगर इस थीटा की बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं ये थीटा कहाँ है,
एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है, समतल होता है, तो थीटा क्या है हमारा एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, और जो थीटा होगा एक्स एक्सिस के द्वारा एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया गया कोण बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस के द्वारा नहीं, एक्स एक्सिस से बनाया गया, माने एक्स अक्ष से बनाया गया कोण बोल सकते हैं किसको, थीटा को। तो याद रखिएगा जो हमारी प्रवणता होती है, स्लोप होता है, उसमें थीटा हमेशा एक्स अक्ष से ही बनेगा। जो भी थीटा रहेगा उसको हमेशा एक्स अक्ष से ही हम मानेंगे हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा रहता है वो हमेशा किससे बनता है, एक्स अक्ष से ही बनता है। और ये थीटा किसके द्वारा किससे बनाया गया कोण है, एक्स अक्ष से बनाया गया कोण है, आप याद रखें। अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करते हैं। आपको पता है कि टेन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, और हिंदी में इसका नाम होता है स्पर्शज्या, ठीक है ना। टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, और हिंदी नाम होता है इसका स्पर्शज्या। तो हिंदी में इसको देखिए कैसे परिभाषित करेंगे, इसको बोल सकते हैं किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण का, किसी रेखा द्वारा, कोई यहाँ पे रेखा रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये सी वाला, और ये आपका कोई रेखा है ए से बी, ठीक है। तो किसी रेखा द्वारा एक्स एक्सिस से, क्योंकि आप लोग बताएं हमेशा एक्स अक्ष से बनता है, तो किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, ठीक है, एक्स अक्ष से बनाया गया कोण स्पर्शज्या, उस रेखा का क्या होता है, ढाल होता है, उस रेखा का क्या होता है, प्रवणता होता है, ठीक है। पुनः सुनिए इसकी हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। किसी रेखा द्वारा, कोई रेखा ए भी है, किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण का स्पर्शज्या मतलब टेन थीटा, उस रेखा की क्या होती है, ढाल होती है, प्रवणता होती है। इस तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपसे कोई ढाल या प्रवणता की परिभाषा पूछे तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी पे। मान लो कभी आता है ढाल या देता, ढाल की परिभाषा लिखिए या प्रवणता की परिभाषा लिखिए या समझाइए करके, तब उस परिभाषा को आप लिखेंगे जिसको मैंने अभी आप लोग को बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने थीटा को तो समझ लिया कि थीटा क्या है, हमारा एक्स अक्ष से किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण है। अब देखिए थीटा क्या, थीटा एक फिक्स वैल्यू होगा क्या, थीटा एक फिक्स वैल्यू होगा कि थीटा भी चेंज हो सकती है, तो उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, एक कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस रहता है, और इधर हमारा एक्स डेश, और इधर हमारा क्या रहता है वाई, और ये हमारा रहता है वाई डेश, और ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, आपको पता है थीटा एक्स एक्सिस से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोई रेखा ले लिया, कोई रेखा, ये स्लोप वाली ये तीर रेखा ले लिया, ठीक है। ये देखिए ये ओ से ए, ओ से बी, और ओ से सी, ठीक है। अब देखिए ये थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया कोण। तो अगर यहाँ से यहाँ अगर एंगल को अगर मैं थीटा 1 लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के एंगल को मैं थीटा 2 लेता हूँ, और इस रेखा के लिए बनाया गया एंगल थीटा 3 लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थीटा 3 बड़ा है थीटा 2 से, बड़ा है थीटा 1 से, यानी थीटा का मान उसके जितना ज्यादा वो स्लोप रहेगा, जिस रेखा के लिए हम लेंगे एक्स अक्ष द्वारा, जिस रेखा के लिए हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, तो जितना ज्यादा स्लोप होगा रेखा, उतना ही हमारा क्या होगा, थीटा का मान हमको ज्यादा मिलेगा। यानी थीटा जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा बड़ी हमारी क्या होगी, स्लोप होगी, ढाल होगी, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, हमारा जो ढाल जो होगा, जो स्लोप भी होगा, वो भी क्या होगा, उतना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं, देखिए मान लिया जाए कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, और इस ग्राफ में क्या है, आप लोग को पता होगा कि जो हमारी जो लाइन होती है, जो हमारा लाइन होता है, एक अगर लाइन की अगर बात किया जाए, तो जो एक लाइन होता है, ये क्या होता है, करोड़ों लाखों पॉइंटों से मिलकर बना होता है। आपको पता होगा जो हमारा लाइन जो होता है, ये करोड़ों लाखों यानी अनगिनत पॉइंटों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर दो पॉइंट की बात किया जाए, तो इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो इनके बीच में भी क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे, अनगिनत पॉइंट होंगे ना। तो मैं क्या करता हूं, एक मैं यहाँ पे क्या करता हूं,
ए और बी क्या करता हूँ, एक अंतराल ले लेता हूँ, इंटरवल ले लेता हूँ, और चूंकि हमें पता है इनके बीच में अनगिनत पॉइंट है तो मैं अनगिनत नहीं कुछ पॉइंट निकालता हूँ। ये देखिए, ये इसको मैं ले लेता हूँ P Q R और S, ठीक है। अब देखिए A से P तक का डिस्टेंस यानी इसके बीच में हम ढाल निकाल सकते हैं, तो माना इसके बीच का ढाल क्या है, M1 है। P से Q इसके बीच का ढाल निकाल सकते हैं, तो माना M2 है। Q से R बीच का जो ढाल है माना M3 है, और R से S के बीच का माना ढाल M4 है, और इनके बीच का ढाल निकाला तो ये कितना है, M5 आया, ठीक है। तो आप पाएंगे कि एक ही अंतराल में चूंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं या एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो एक ही लाइन में चाहे कितने भी बिंदु दिए रहे, उन सभी बिंदुओं का जो ढाल होगा, अंतराल होगा, वह सभी के लिए इक्वल आएगा। यानी यहाँ पर M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू, M3 की वैल्यू, M4 की वैल्यू, M5 की वैल्यू सभी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि वह क्या है, एक ही रेखा पे या एक ही अंतराल पे लिए गए पॉइंट हैं, और एक ही अंतराल, एक ही रेखा में स्थित दो पॉइंटों के बीच में क्या किया गया है, अंतराल निकाला गया है या ढाल निकाला गया है, प्रवणता निकाला गया, तो प्रवणता क्या होगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक ही रेखा या एक ही अंतराल में चाहे जितने भी पॉइंट ले लो और उन सभी पॉइंटों का अगर आप प्रवणता निकालो तो क्या आएगा, सभी के प्रवणता का मान हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट, इसको नोट करेंगे। ये दूसरी पॉइंट, ठीक है। तीसरी पॉइंट सुनिए, जो हमारी जो एम की जो वैल्यू होती है यानी जो प्रवणता होता है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये कैसे, थोड़ी सी बातों को समझिए। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या है, अभी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्या होते जाएगा, हम x का मान और मान लीजिए आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। यानी इस पे क्या होगा, x का मान ज्यादा हो जाएगा और y का मान कम हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऐसे में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, मान ले जाए आपको यहाँ पे y2 और y2 के मान अगर 4 दिया हुआ है और y1 का मान अगर 3 दिया हुआ है, ठीक है, समझिएगा। x2 का मान 5 दिया हुआ है और x1 का मान आप लोग को 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m निकालना चाहेंगे तो हम लोग 4 माइनस 3 कर देंगे और 5 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यहाँ पे आपको 1/3 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या मिला, पॉजिटिव मिला। मान लिया जाए ये वैल्यू ऐसा हो जाए कि y1 का वैल्यू बड़ा हो जाए, y1 का वैल्यू 3 हो जाए और y2 की वैल्यू 2 हो जाए, छोटा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, नहीं उल्टा बोल दिया मैं, यहाँ पे y1 का वैल्यू छोटा हो जाए और सॉरी y2 का वैल्यू छोटा हो जाए और y1 का वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। कुछ स्थिति ऐसा आएगा, कुछ कंडीशन ऐसा आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू बड़ा हो जाएगा, y1 का वैल्यू छोटा। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखेंगे कि जो एम जो होता है, जो प्रवणता जो होता है, स्लोप होता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वे हमारे क्या होंगे, कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे। आया बात समझ में। थोड़ी सी एक बात और यहाँ पे आप लोग को बतानी है, उसको भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखिए इस पे कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। कुछ क्या कंडीशन होती है, कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं। दो प्रकार के कंडीशन होते हैं। पहला देखिए, जब क्या हो, ठीक है ना, जब हमारे जो अंतराल हो, ठीक है ना, जब अंतराल एक्स अक्ष के समानांतर हो, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर हो, समानांतर हो, ठीक है, यानी एक्स अक्ष के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष पर क्षैतिज हो, ठीक है, पैरेलल हो, ठीक है। देखिए पहला मैं आपको बताया, जब अंतराल क्या हो, एक्स अक्ष के समानांतर हो, पैरेलल हो, तब की स्थिति में, ठीक है। तो ये देखिए, मान ले जाए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये क्या है, हमारा वाई है
और यहाँ पे एक्स डेस होगा, यहाँ पे क्या होगा वाई डेस होगा। ठीक है, अब देखिए मैं बोला आपका जो अंतराल है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक अंतराल लिया ये और यहाँ पे लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब ये क्या है आप देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है, एक अक्ष पे क्या है, समांतर है, पैरेलल है। ठीक है ना, समानांतर है और क्या है, समानांतर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेलल है। तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसकी मान ले जाए यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ x1 और इसकी जो है x2 है कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या होगा y1 कोऑर्डिनेट लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका अगर एक ही कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो ये निकलेगा x1 y1 और b का निकाला जाए तो ये क्या होगा x2 y1 होगा। माने इसमें क्या होगा, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसकी प्रवणता की बात करें, ढाल की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो y2 और y1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जा रहा है, यहाँ पे y1 ही हो जा रहा है, इसके लिए y2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है y1 हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, दोनों वैल्यू y का सेम हो जा रहा है, दोनों सेम होगा यानी दोनों जगह क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा डिवाइड x2 माइनस क्या हो जाएगा x1। तो देखिए y1 दोनों माइनस प्लस कर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यानी आप लोग को पता है कोई भी संख्या के अगर ऊपर में जीरो आता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, यानी इसके क्या वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका कहने का मतलब जब आपको जो अंतराल दिया रहेगा यदि वो एक अक्ष के क्या है समानांतर है, एक अक्ष के पैरेलल है, तो उसकी जो प्रवणता निकलेगी, जो उसकी जो ढाल निकलेगी, जो स्लोप निकलेगा वह क्या आएगा, जीरो आएगा। यह है आपका कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1। अब देखिए इसमें एक दूसरा कंडीशन बनता है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कंडीशन 2। ठीक है, क्या होता है, जब अंतराल क्या हो जाए y नहीं एक अक्ष पे लंबवत हो, एक अक्ष के लंबवत हो, समझिएगा लंबवत हो, एक अक्ष के लंबवत हो यानी वो y के पैरेलल हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। देखिए यहाँ पे मान ले जा एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे एक अक्ष लेते हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है y अक्ष है, ये x डेश हो जाएगा, नीचे आपका क्या जो है y डेश हो जाएगा। देखिए कोई अंतराल जब लेते हैं तो ये जो अंतराल है ये क्या चीज है, एक अक्ष के लंबवत है, ये सीधी लंबवत यानी बिल्कुल सीधा होना से एक से ऊपर, जब ये नीचे आएगा तो इसको क्या करेगा, यहाँ 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो चूंकि हमें अभी आगे नहीं बढ़ाना है तो ये क्या है, एक अक्ष के लंबवत है, और ये बोल सकते हैं कि y के पैरेलल है। ठीक है, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है जब अंतराल y के पैरेलल हो, जैसे यहाँ x के पैरेलल लिखे समानांतर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे एक अक्ष के थ्रू ही बताना है क्योंकि एंगल की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो चूंकि एंगल की क्या होता है एक अक्ष से ही लेता है, इसलिए हम एक अक्ष से ही बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक अक्ष के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो यहाँ पे जब पॉइंट लूंगा तो ये x1 हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा, और ये ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा ये दोनों में इक्वल हो जाएगा, इसके लिए x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1, b के लिए क्या होगा x कोऑर्डिनेट x1 ही होगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर इसकी प्रवणता m की बात किया जाए तो y2 माइनस y1 होगा और x2 डिवाइड बाई x1 होगा। चूंकि आप लोग देख पा रहे हैं x2 और x1 की मान क्या हो जा रहा है, ओनली x1 ही हो जा रहा है, दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड x1 माइनस x1, दोनों के लिए सेम हो जाएगा x की वैल्यू। तो जो नीचे वाला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप लोग को पता है कि किसी भी वैल्यू के अगर नीचे में कोई भी संख्या के अगर नीचे में 0 आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, यानी ये अगर बिल्कुल सीधा है, किसके y अक्ष के पैरेलल है और x पर बिल्कुल लंबवत है, माने बिल्कुल सीधा है, तो हम बता नहीं सकते उसकी ढाल कितना है, उसकी ढाल कितना है, अनंत है, कितना ज्यादा है उसको नहीं बता सकते। तो इसलिए जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम जान नहीं सकते, उसको हम नाम देते हैं अपरिभाषित, और अपरिभाषित माने नॉन डिफाइंड, और जिसको हम लोग क्या करते हैं इन्फिनिटी से शो करते हैं। तो इसकी जो
प्रवणता होगी, इसकी जो ढाल होगा, इसका जब स्लोप होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। जब क्या हो, जो हमारा अंतराल दिया गया है जो, तो क्या होना चाहिए, एक्स अक्ष के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, या वाई अक्ष के बिल्कुल क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक, तो ये दो तरह से कंडीशन होते हैं। और ये जो ढाल और प्रवणता होते हैं जो आपको बताया, इतने इसमें बेसिक है और 3-4 इसमें पॉइंट याद करने के लिए है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन से भी इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन लिया है, इसको देखते हैं कैसे बना रहे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपको उदाहरण नंबर 7 का, एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से गुजरती है, इसकी ढाल क्या है। ठीक है, हमसे ढाल पूछ रहा है, तो पहले समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए ये क्या है, एक पॉइंट है, 2 पॉइंट। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट ए है। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है ए, और इधर एक पॉइंट लिया गया है क्या, ये बी। ठीक है, इधर एक पॉइंट लिया गया है बी यहाँ पे। ठीक है, ये जिसका क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट 5, 10, और इसका कोऑर्डिनेट है आपका 1, 2। ठीक है, माने एक्स एक्सिस क्या है, इसका 1 है, और इसका जो एक्स एक्सिस है ये कितना है, 5 है, और इसका वाई एक्सिस 2 है, और इसका वाई एक्सिस कितना है, 10 है। ये हम मान लेते हैं लगभग। ये आपको क्या दिया गया है, ये एक स्लोप दिया गया है, एक ढाल दिया गया है, इसकी हमें ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है कि कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया गया बिंदु। ठीक है, तो आपको बिंदु दिया गया है, ए की वैल्यू दिया गया है 1, 2, और बी की वैल्यू दिया गया 5, 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले मान लेंगे, इसमें क्या है, x1 है 1, और y1 होगा 2, और इसमें से x2 होगा आपका 5, और y2 होगा आपका 10। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, जो ढाल होता है, जो प्रवणता होता है, उसकी फार्मूला क्या होता है, m इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस क्या होता है, x1 होता है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, y2 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10, y1 की वैल्यू 2। ठीक है, x2 की वैल्यू कितना है 5, और y1 की कितना है 1, यानी ये कितना हो जाएगा 8/4, यानी यहाँ पर इसकी ढाल कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे 2 पॉइंट इन दोनों पॉइंट की जो ढाल होगी, जो प्रवणता होगी, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी रेखा द्वारा एक अक्ष पर बनाया गया कोण 30 अंश है। ठीक है, मान ले जाए ये एक्स और ये वाई है, और यहाँ अपना क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और कोई रेखा है यहाँ पे कोई रेखा लिया गया है ये, जिससे क्या होती है, एक रेखा है ये। ठीक है, मान लीजिए रेखा है ओपी, ये क्या करती है, एक से कितना डिग्री एंगल बना रही, 30 डिग्री के एंगल बना रही। ठीक है, तो इसके हमें क्या करना है, प्रवणता निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सॉल्व। दिया गया है एक्स अक्ष से बनाएगा कोण, एक्स अक्ष से बनाया गया कोण। ठीक है, यानी थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, एम जो प्रवणता होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रवणता, ऐसा लिख दीजिएगा, एम बराबर होता है 10 थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री, 1030। आपको पता है 1030 का मान होता है 1/√3, यानी ये जो 10 से एक्स एक्सिस से 10 थीटा बनाने वाली जो रेखा है, इसकी जो प्रवणता होगी, ढाल होगी, वो कितना होगा, 1/√3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमने जो अंतराल की ढाल या प्रवणता है, इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर 2 पॉइंट दिए रहे और एंगल दिए रहे तब की स्थिति में।